हमने अभी तक चर्चा की है जो पिछले लेक्चर में, वो ब्याज के विषय में स्टार्टिंग कर दी थी। अब ब्याज के विषय में हमने जो जो पढ़ा था दोस्तों, उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने समझ लिया था। उस लेक्चर को देखने के बाद ही आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। उसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, यदि 2-3 चीजें दी हुई हो तो समय कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास समय दिया हो तो बाकी से मूलधन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने एक फॉर्मूले से पढ़ी थी। उस फॉर्मूले को मैंने बताया था आपको, क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फॉर्मूला हमने देखा था, आपको अच्छी तरह से याद होगा। इस फॉर्मूले को अगर आपने देख लिया है तो इससे सारी चीजें मैंने बताया था, आपको दर निकालनी हो, समय निकालना हो, मूलधन निकालना हो तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहां से ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसके बहुत शॉर्ट और बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए थे। अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए थे तो अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा और देखेंगे कि साधारण ब्याज से यदि हमसे कुछ बड़ा क्वेश्चन पूछता है, यदि क्वेश्चन में वेरिएशन आता है तो कैसे कैसे प्रश्न वो हमसे पूछ सकता है। सारी चीजों का फंडा, सारी चीजों की जड़ ये फॉर्मूला है, सारी चीजों की जड़ ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आता है तो पूरा ब्याज आपका खत्म हो जाता है। साधारण ब्याज का तो कोई सवाल आपका यहाँ पर बचता नहीं है। उसके बाद बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो उसको हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज की अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए हैं वो तो आप देख ही चुके होंगे। आइए इसमें से नए क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। जैसे आपके पास अगर प्रश्न आ जाए, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रश्न पूछ ले, बढ़ा चढ़ा के पूछे, चाहे कितना भी बढ़ा चढ़ा के पूछे, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप सारे सवाल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपने यहाँ पर बेसिक देख लिया है पिछले लेक्चर में और फॉर्मूला एक ही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये फॉर्मूला है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा क्वेश्चन पूछे, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले से लिख के नहीं देता, यहाँ पर लिखवाता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को साथ में लेकर चलें, दिमाग में आप चीजें चलाने लगे कि आज भाई हमसे पूछ क्या रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से कितने, अब यहां से लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि पूछना क्या चाहता है। कितने समय में 3% वार्षिक 3% वार्षिक दर से, कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपए 8,000 या 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा। अब देखिए चेंज कर रहा है ना, उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से, जितना लिखना है ना, जितना लिख दिया, जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। सवाल में कोई बहुत कुछ कठिन नहीं है। क्या पूछ रहा है हमसे? कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का ब्याज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। हमको समय फाइंड आउट करना है, हमको समय निकालना है। तो आप बोलोगे सर क्या बड़ी बात है, उसी फॉर्मूले में रख के कर दूंगा, पर समय निकालना है दोस्तों। तो पहली कंडीशन अगर मैं पढ़ूं 3% वार्षिक दर से, यहाँ पर एक चीज हमको दे दी, आर हमको दे दिया, ठीक है। 3% वार्षिक दर से रुपए 8,000 का यानी मूलधन हमको दे दिया, यानी पी हमको दे दिया, ठीक है। साधारण ब्याज उतना ही होगा। अब ना तो साधारण ब्याज दिया है ना तो समय दिया है, दो चीजें नहीं दी, तो क्वेश्चन यहां से सॉल्व नहीं होगा। अब आगे पढ़ना है, जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो यहां पर सारी चीजें दी हैं। सेकेंड कंडीशन में 4% दिया है, 6,000 रुपए दिया है और समय भी दिया है। तो इसका साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान होगा। कैसे होगा साधारण ब्याज? सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपको जो जो वैल्यू दी है वो लिख लीजिए। तो हल लिख के आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर दो बार दी है तो आप इसको P1 P2 R1 R2 T1 T2 मान लीजिए, ठीक है।
यहाँ पर आपको R1 यहाँ पर दिया है 3%, R1 दिया है 3%, आपको P1 दिया है कितना 8,000 है, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, और T1 आपको फाइंड आउट करनी है, T1 आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दिया है दूसरी चीज दी है R2 दिया है, R2 यहाँ पर दिया है 4%, यहाँ पर आपको T2 दिया है, T2 दिया है, T2 कितना दिया समय 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष। और यहाँ पर आपको एक चीज और दी है, यहाँ पर आपको एक चीज और दी है जिसका नाम है मूलधन, मूलधन 6,000, यानी P2 आपको दिया है 6,000, ये पर आपको दे दिया है, ठीक है। अगर इतनी चीज यहाँ पर दी है, इसमें 3 चीज में से 2 चीज दी है, इसमें तीनों चीज दी है, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको करना पड़ता है कि यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले से आप क्या निकाल लो, ब्याज निकाल लो, क्योंकि ब्याज उतना ही होगा जितना इसके लिए होगा, इस वाली वैल्यू के लिए ब्याज उतना होगा जितना इसके लिए होगा। तो हम इस वाली वैल्यू के लिए साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कितना होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर जो मूलधन और दर और समय है वो सेकेंड वाली वैल्यू के आएंगे, सेकेंड वैल्यू यानी मतलब P2 गुणे R2 गुणे T2 बटे 100 ये आएंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो P2 की वैल्यू है आपकी 6,000 गुणे 5 गुणे 4, 6,000 गुणे 5 गुणे 4 बटे 100, डबल जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा, 5 चौकी 20 6 दूनी 12, 5 चौकी 20 6 दूनी 12, 120 109, 1200 रुपए आ गया। कितना आ गया इंटरेस्ट, ब्याज आ गया है 1200। अब यही ब्याज इसमें है, इतना ही ब्याज इसमें भी मिलेगा, 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का ब्याज इतना ही आ रहा है, बस समय निकालना है। तो अब जो है तो सीधे सीधे समय निकल आएगा, तो समय के लिए मैं फॉर्मूला रख दूंगा, फिर से यही फॉर्मूला, और समय यहाँ से निकालना है, समय अगर यहाँ से निकालना है तो आपका बचता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज गुणे 100 बटे, अगर समय निकालना है तो मूलधन गुणे दर। अब यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आपको मूलधन, यहाँ पर मूलधन भी P1 वाला, दर भी यहाँ पर R1 वाली, और समय भी यहाँ पर T1 वाला। तो यहाँ पर SI की वैल्यू आ गई है सिंपल इंटरेस्ट की 1200 गुणे 100, 1200 गुणे 100 बटे आपका यहाँ पर मूलधन दिया होगा, मूलधन 8,000 दिया है, मूलधन 8,000 दिया है, गुणे गुणे आपको यहाँ पर दर भी दिया है 3%। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं आप ऐसा तो नहीं व्याकुल हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही। दोस्तों हमको अगर यहाँ पर पूछा है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपए 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की वार्षिक दर से 6,000 का होगा, तो अगर सेकंड कंडीशन दी है कि 4% की वार्षिक दर से 6,000 का होगा 5 वर्ष में, तो हमको सेकंड कंडीशन में सारी चीजें दे दी हैं। तो सेकंड कंडीशन में अगर हमको सारी चीजें दे दी हैं तो सेकंड कंडीशन से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि इसका कहना वही है कि ब्याज उतना ही होगा जितना कि सेकंड कंडीशन में, तो हमने उतना ही ब्याज निकाल लिया। अब इसी चीज को हम पहले वाले वैल्यू में रख रहे हैं तो हमको समय फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ये बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। तो समय यहाँ पर आपका आ जाएगा, समय यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपके ये 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो बस कैंसिल होगा। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 40 आ जाएगा, 8 एकम 8 8 पंचे 40, तो 5 वर्ष यहाँ भी समय आ जाएगा। 5 वर्ष समय पहले भी था, हमको ये बस सवाल करवा रहे थे ये लोग, पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं, तो हमको सवाल करवा रहे थे कि आप सवाल करो फिर से। 5 वर्ष यहाँ भी समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। तो इस तरह के सवाल आप यहाँ पर कर लेंगे कि अगर 2 कंडीशन दी हो। सवाल आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, एक बार फिर से समझ लो, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का उतना ही ब्याज होगा जितना 4% की दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष में होगा। कठिन तो नहीं लग रहा है ना, कठिन क्यों होगा भाई, यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में सारी चीजें दी है, 4% दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज दी हुई है। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, साधारण ब्याज समय दिया है, सॉरी यहाँ पर 5 वर्ष का समय दिया है, तो आप साधारण ब्याज यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। साधारण ब्याज अगर फाइंड आउट कर लिए तो यही ब्याज तो पहली वाली कंडीशन के लिए है, यही ब्याज पहली वाली कंडीशन के लिए है, तो अगर पहली वाली कंडीशन में यही ब्याज रख दे तो समय आ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आप फ्रेम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये सारी चीजें लिखिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर भी आपको लिखना पड़ता है। अतः ये अभीष्ट समय 5 वर्ष का लगेगा, अतः अभीष्ट समय 5 वर्ष का लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व आउट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है आपका
क्वेश्चन लिख लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी डरना नहीं है क्योंकि चीजें वही है जो आपको पहले से दी जाती हैं। देखिए यहाँ पर 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3264 हो जाती है। 2400 रुपए की धनराशि 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित समय में कितनी हो जाती है? 3260 हो जाती है 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित समय में साधारण ब्याज क्या है आपका? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3200 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3200 रुपये हो जाती है। तो फिर यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3200 रुपये हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया है दोस्तों? ब्याज नहीं दिया, साधारण ब्याज आपको नहीं दिया हुआ है ना। बाकी सारी चीजें दी हुई है। बाकी सारी चीजें कैसे दी हुई हैं? बाकी सारी चीजें अगर मैं कहूँ तो मूलधन दिया हुआ है, दर से 4 वर्ष दिया हुआ है और 3200 रुपये हो जाती है। अगर 3200 रुपये हो जाती है तो ये मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। और मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ब्याज भी आ जाएगी। और सवाल क्या हो जाएगा आपके लिए? सरल हो जाएगा। सवाल आपके लिए सरल हो जाएगा। तो आइए सवाल को सरल करने की कोशिश करते हैं। आइए करते हैं हल करते हैं हम। हल कर लीजिए सवाल को। हल करने में क्या दिक्कत आपको? ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया है 3264 है। क्या इसमें 3264 है? हाँ, 3264 रुपये है यहाँ पर। ये 3264 रुपये है, 3264 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है? मूलधन दिया है, लिख लेना चाहिए। मूलधन क्या दिया है? 2400 रुपये दिया है। समय 4 वर्ष। दर क्या करना है? ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज दी हुई है। साधारण ब्याज पहले भी आपको बता चुका, फिर भी बता देता हूं कि साधारण ब्याज क्या करना है? मिश्र धन दिया है ना, 3264 हो जाएगी टोटल धनराशि। अब टोटल धनराशि 3264 हो रही है, अब मूलधन 2400 था तो इसको घटा दें तो अपन को साधारण ब्याज आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? 3264 माइनस 2400, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 864 आ जाएगा। 864 आ जाएगा। 3264 में से 2400 घटेंगे तो 864 आ जाएगा। अब साधारण ब्याज भी आ गई, सारी चीजें आ गई। अब क्या है? आपको साधारण ब्याज, यहाँ पर आपको दर ज्ञात करना है तो दर ज्ञात नहीं कर सकते क्या? दर ज्ञात कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर दर ज्ञात करने में मुझे क्या दिक्कत? तो दर ज्ञात कर लीजिए। दर का फॉर्मूला आप सीधे लिख दूं यार। दर बराबर मतलब साधारण ब्याज गुणे 100। अब दर वहां है तो मतलब यहाँ मूलधन गुणे समय। ऐसे आप लोग सीधे लिख लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको बन जाता है यहाँ पर ट्रांसफर करके जो भी है आपकी। ठीक है, रख दीजिए दर बराबर क्या होगा? दर बराबर साधारण ब्याज आपको कितनी दी हुई है? साधारण ब्याज आपको आ गई है 864 रुपए। 864 गुणे 100 रुपए आ गई है। बटे कर दीजिए। बटे कर कितने में आ जाएगा? मूलधन कितना दिया है? 2400 दिया है।
मूलधन 2400 दिया है, गुणे गुणे यहाँ पर आपको समय 4 वर्ष का दिया हुआ है, 4 वर्ष का समय दिया गया है। तो इतनी सारी चीजें आपको दी गई हैं, तो आपको दर फाइंड आउट करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाते हैं। इसको काट लीजिए, 2 से काटना आरंभ कर लीजिए, या फिर 4 से ही सीधे काट दीजिए, क्योंकि यहाँ लास्ट में 4 है तो 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और से यहाँ पर कितना बचा, 2 और 6, 4 छंग 24, 216, 216 बटे 24 बचा, तो 216 बटे 24 को भी काट लीजिए, 216 बटे 24 को भी काट लीजिए। कैसे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 नारे 6 9 54, तो दर आ गई 9%। दर आ गई 9%। दर अगर 9% आ गई है तो सवाल क्या कहता है, पहले तो हमको वो फाइंड आउट करना है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। मतलब सिर्फ ब्याज की दर बढ़ा दो, ब्याज की दर बढ़ा दो, समय उतना ही रहने दो, मूलधन उतना ही रहने दो, ठीक है, समय उतना ही रहने दो, मूलधन उतना ही रहने दो, और बताओ कि नई धनराशि क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नई धनराशि क्या हो जाएगी। तो बढ़ा दो भैया, नई नवीन दर, नवीन दर ये सब लिख लिया करो भैया अच्छे से। नवीन दर बराबर 9% प्लस 1% बराबर 10%। अब लिख लेंगे, अब लिख लेंगे अब साधारण ब्याज आप निकाल लेंगे। साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इतनी चीज तो आप कर ही लेते हो, बहुत इंटेलिजेंट। मूलधन आपको 2400 ही था, बोल रहा है वही ब्याज धनराशि, वही समय कितना है भाई, समय कितना है, 4 वर्ष। तो नई ब्याज दर आ गई है 10%, 1% बस ब्याज में बढ़ा दो और आप सोल्यूशन बता दो। ऐसा कर देना, E00 से E00 कैंसिल, 24 चौकी 96, 96 में 10 का गुणा होगा तो 960 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 960। 960 क्या है, ब्याज है, वो धनराशि नहीं है। अभी आपको और चीजें फाइंड आउट करना है। साधारण ब्याज बराबर 960। अब मूल धनराशि अगर यहाँ पर 3264 थी, तो यहाँ पर मूल धनराशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मिश्रधन लगा दोगे, मिश्रधन बराबर ब्याज धन मूलधन, तो ब्याज आपकी आ गई 960 धन मूलधन 2400, 9 4 13, 2360, ये आंसर हो गया 2360। ये आंसर हो गया भैया। साधारण ब्याज निकाल के भूल मत जाना, सवाल में क्या पूछा है कि वही धनराशि, मतलब टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी। आपसे ब्याज बस नहीं पूछा कि उसी धनराशि पर 1% बढ़ाने पर ब्याज कितना लगेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, जो आपसे पूछ रहा है वो आपको समझना है कि वही धनराशि कितनी हो जाएगी, अर्थात आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। यहाँ पर भी मिश्रधन बताया था उसने कि 3264 हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल बढ़िया वेरिएशन दे रहा है, कुछ नहीं, सवाल को इतना बड़ा लिखने का, इतनी सारी चीजों को कोई मतलब नहीं, सूत्र वही लगना है, बस दिमाग से खेलते जाना है। क्या करते जाना है, दिमाग से खेलते जाना है। 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित समय, निश्चित साधारण ब्याज की दर से इतने समय में इतनी हो गई, तो वही धनराशि इतने % बढ़ाने में, अब किसी में समय बढ़ा दे, किसी में कुछ बढ़ा दे, सीधे सीधे सवाल कर दोगे ना यार, क्या दिक्कत है। तो इस तरह के सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है आपके पास। ऐसे ही तो पिछला सवाल था, ये भी सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा था। ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर चलते हैं भैया, अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि 5000 की धनराशि 1 वर्ष के समय में 5700 रुपए हो जाती है, 1 वर्ष के समय में 5700 रुपए हो जाती है, तो उसी दर से 7000 की धनराशि का ब्याज 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। वही सवाल है, वही एक ही प्रकार का सवाल है, बस आप लोग दिमाग लगाइए कैसे करना। सवाल फिर से लिख दे रहा हूं, सवाल फिर से लिख दे रहा हूं। यदि 5000 की धनराशि 1 वर्ष के समय में 5700 रुपए हो जाती है, यदि 5000 की धनराशि 1 वर्ष के समय में 5700 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 5700 रुपए हो जाती है। एक वर्ष का समय दिया हुआ है, 1 वर्ष, ये मत समझना कि क्या है, कुछ है, ठीक है। 5000 की धनराशि 1 वर्ष के समय में 5700 रुपए हो जाती है, तो उसी दर से 7000 की धनराशि का ब्याज, तो उसी
दर से 7,000 की धनराशि का ब्याज 5 वर्षों में कितना हो जाएगा? 5 वर्षों में कितना हो जाएगा? ठीक है, सवाल वही, जवाब भी वही, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हल कर लीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको मूलधन दिया है, समय दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है, मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है, मिश्रधन दिया है, मूलधन, ठीक है, मूलधन लिख लो। मूलधन भैया, मूलधन 5,000 दिया है, मूलधन 5,000 दिया है। समय बड़ा बलवान है, 1 वर्ष का दिया है। इतना बलवान है कि 1 वर्ष का दिया हुआ है। 1 वर्ष को एक ही लिख ले भैया, 1 वर्ष, नहीं तो लड़के बोलेंगे क्या लिख दिए, 1 वर्ष। फिर यहाँ पर दिया है आपको ब्याज दी हुई है, आपको आप देख लो ब्याज दी हुई है, बार बार कंफ्यूज मत होना। अगर राशि 5700 हो जाती है और 5,000 मूलधन था तो ये 700 ब्याज ही तो होगी ना यार। 700 क्या होगा? ब्याज ही तो होगी। ये 700 रुपए ब्याज निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना पूरा, ठीक है। मैं आपको सवाल फटाफट से करवा रहा हूँ इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ब्याज हमको दे दी, अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर दर निकालना है। तो दर निकालना कौन सी बड़ी बात है तुम लोगों के लिए? अगर दर निकालना कोई बड़ी बात है तो फिर से पढ़ो भाई, शुरू से वीडियो को देखना, फिर पहला वीडियो देखना। अगर यहाँ पर आप दर नहीं निकाल पा रहे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, यहाँ पर हो गया साधारण ब्याज 700 गुणे 100। अब ये चीजें बताने की क्या जरूरत है, आप तो अपनी कॉपी में कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, एकदम साथ में करते चलिए। मूलधन 5,000 गुणे समय कितना? 1 वर्ष का, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 70 होगा तो 14 पंचे 70, 14% आ गई दर। कितनी आ गई? 14% दर आ गई। तो क्या पूछ रहा है? उसी दर से 7,000 की धनराशि का ब्याज 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हमको मूलधन दिया 7,000, ब्याज पूछ रहा है, और आपको दे दिया है, आपको 5 वर्ष का समय दे दिया, समय 5 वर्ष, ठीक है। उसी दर से, और दर हमको वही है जो दर पहले प्रश्न में निकाल लिया, पहले वाले स्टेटमेंट से निकाल लिया, वही दर है। तो 14% की ही दर है। अब क्या भैया साधारण ब्याज नहीं निकल पाएगी क्या? 1 मिनट में निकलेगी, आप लोगों को सूत्र मालूम है। साधारण ब्याज, इस सवाल क्यों करवा रहा हूं? वेरिएशन आ रहा है सारे सवालों में कि भैया एक बार क्या वहां पर पिछले वाले सवाल में क्या कर दिया था? पिछले वाले सवाल में वहां पर आपको क्या रख दिया? दर यहाँ पर फिर से निकाल के और दर में 1% की वृद्धि करवा दिया था। इस बार क्या कर रहा है? इस बार ब्याज वही रख रहा है, तो ब्याज वही है, पिछली बार दर वही थी, किसी बार कुछ वही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सवाल में कोई कष्ट होने वाला है, कोई तकलीफ होने वाली है। तो इस तरह के सवाल में अगर तकलीफ नहीं होने वाली तो सॉल्व कर दो ना भैया। सॉल्व करने में मेरा क्या जाता है, सॉल्व करता हूं इसको। यहाँ पर आ जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 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 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। याद रहना चाहिए, कभी भी कोई कितना टाइम पूछो तो यही बड़बड़ाया करो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये चीजें पूछना है। कोई शादी वादी में पूछ लेते हैं कई बार कि यदि मैथ वैथ पढ़े हो, खूब बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, तो बताओ कि यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताओ। और अगर पढ़ा लिखा ज्यादा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का पूछ लेगा। तो ये सब चीजें याद रहना चाहिए, भले कुछ भी हो, बाकी सारी चीजें याद तो होनी चाहिए। क्योंकि कई बार बेइज्जती से बचने के लिए या रिश्ता कैंसिल ना हो इससे बचने के लिए ये सारे सूत्र भी काम आ जाते हैं। ये सूत्र काम आएगा भैया, अभी तो यहाँ पर आ ही रहा है। 7,000 गुणे दर कितनी है? दर 14% है भाई, 14% गुणे समय 5 वर्ष है 100। वाह, 00 से 00 कैंसिल, 14 पंचे 70, 7 4900 रुपए आ गया, 4900 रुपए आ गया, ठीक है ना। अब धनराशि का ब्याज जो है 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्याज आ गया इसी दर से। 14% की दर बड़ी दर होती है, 14% बड़ी ब्याज होती है, इसलिए बड़ी वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ पर 4900 रुपए इसका आंसर आ गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा अगर पूछा 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 7,000 की धनराशि कितनी हो जाएगी?
तो यहाँ पर 7,000 इसमें ऐड कर देते हैं, आपको पता ही है 7,000 और ऐड कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 7 4 11,900। क्योंकि यहाँ से आपसे क्या पूछा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, उसी पर दर से धनराशि का ब्याज इतना है तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो वही धनराशि कितनी हो जाएगी। तो ये इस तरह के सवाल मेरे को नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत जाएगी। साधारण ब्याज की जितने सवाल आपको अभी 3 सवाल अगर आपको बताया हूं मैं तो बहुत नॉर्मल से सवाल, बस आपको क्वेश्चन में देखिए फॉर्मूला वही लग रहा है, हर जगह फॉर्मूला वही लग रहा है, बस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। कहीं पर दर पूछ ले रहा है, कहीं पर दर में वृद्धि कर दे रहा है, कहीं पर ब्याज वही रखकर अगले समय के लिए पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह की तकलीफ आपको होगी। इस तरह के सवाल आप देखते जाइए। यहाँ पर इस सवाल को आप मेरे ख्याल से नोट डाउन कर चुके होंगे, सवाल को सॉल्व कर चुके होंगे। अगर सवाल को आप सॉल्व कर चुके हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले पानी पी लूँ जरा। अगर पानी पी लूँ तो आप लोगों को यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन जब तक आप यहाँ पर मैं पानी पी रहा हूँ, जब तक आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मुझे लगता है ऐसा कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं इसी वैरायटी के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसमें यही सब वेरिएशन करके आगे पीछे पूछ रहा है, यही सब वेरिएशन करके आगे पीछे पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन यहाँ से अब आप निकाल सकते हो। जैसे भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हो। अब मैं आगे वाले जो टॉपिक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर चला जाता हूँ और उसका कुछ फंडामेंटल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो साधारण ब्याज के ये क्वेश्चन भैया जितने भी आपको बता दिए कि यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जो आपको बता दिए थोड़ा वेरिएशन वाले, तो इनको अच्छे से लगा लेना और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न मिले इस तरह के प्रश्न लगा लेना। यही साधारण वे है, यही साधारण हालत है सवाल को सॉल्व करने की, यही साधारण वे है, यही साधारण हालत है सवाल को सॉल्व करने की। अब एक चीज मेरे पास आती है दोस्तों जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? CI बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज क्यों है, क्या है, ये सारी बातें करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग लेक्चर में या पिछले लेक्चर में भी मैंने इस बार चर्चा की थी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। तो फिर भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है फिर से आप जान लो कि जब कोई धन किसी ब्याज पर दिया जाता है, अगर वह साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें मूलधन में कोई टेंशन नहीं, ब्याज में भी कोई टेंशन नहीं। पर अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो बस इतनी सी बात दिमाग में बैठा लो कि उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगती है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया था कि अगर 100 रुपए की धनराशि है, 100 रुपए की धनराशि है, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष 10% की दर से, तो ये हो जाती है 110 रुपए, ठीक है। अब अगर 2 वर्ष के लिए है तो 110 रुपए का 10% लगता है। क्या लगता है? 110, एक वर्ष फिर 10%। अब 110 का 1% लग रहा है। साधारण ब्याज होती तो फिर 100 रुपए का 10% लगता, फिर 100 रुपए का 10% लगता, ठीक है। तो 110 का आ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 का 10% तो 111 रुपए आ जाएगा। अब अगर 101 वर्ष में, तो यहाँ पर 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष तो 2 वर्ष में यहाँ पर इसके पैसे इतने हो गए और मूलधन ये सब ऐड होता ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ब्याज पर ब्याज लग रही है। 10% अगर ब्याज लग रही थी तो उसके बाद 10% जो ब्याज है उसमें भी ब्याज लगेगी, उसमें भी ब्याज लगेगी, उसमें भी ब्याज लगेगी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। बहुत हानिकारक ब्याज होती है। किसी के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा के पैसा दे दो तो लुट जाएगा, जमीनें बिक जाएंगी और पैसा न चुका पाएगा। क्योंकि क्या है, पैसा आदमी दे नहीं पाता और हर साल पैसा 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 16 गुना होता रहता है। तो ये सब चीजें क्या है, जनरल लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए आपको बताया भी। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है एक फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग से जनरेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैंने आपको पिछले लेक्चर में मिश्रधन वाली बात की थी, मिश्रधन वाली बात की थी। तो इस साधारण मिश्रधन तो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते थे। साधारण मिश्रधन तो आपको पता था, साधारण ब्याज धन मूलधन, ठीक है। और यहां पर अगर मिश्रधन फाइंड आउट करना है तो मिश्रधन फाइंड आउट करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में वो लेके चलती है, धन मूलधन लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब अगर आपको यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो मिश्रधन में से मूलधन ज्ञात आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है
तो आपको क्या, मिश्र धन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी बता चुका हूं। ए बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, है ना। टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ए से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, क्या मैं ज्यादा स्पीड से बोलता हूं? नहीं, ठीक बोलता हूं। मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है मैं बहुत तेज बोल जाता हूं, आप कहीं चीजों को स्किप तो नहीं कर जाते, तो ठीक है, इतनी स्पीड से बोलना भी चाहिए। अगर कोई इतनी स्पीड से नहीं बोलता तो वीडियो को आप इंटू 2 में करके देखने लगते हैं, मेरा वीडियो इंटू 2 में वैसे ही चलता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको यहां से निकालना है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है आपको तो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन अगर आप कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसा कि साधारण ब्याज के लिए था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ऐसा यहाँ फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर टोटल अमाउंट निकलता है, टोटल अमाउंट निकलता है, टोटल अमाउंट निकलता है, और टोटल अमाउंट के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको रटना है, घोटना है किसी भी तरह से। A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। क्या लिख दिया मैंने? P A इज इक्वल्स टू P प्लस 1 बाई R अपॉन 100 की पावर T। अगर वार्षिक रूप में कोई चीज दी है तो ये फॉर्मूला लगा देना, वार्षिक रूप में अगर दर दी हुई है, समय 1 वर्ष का दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा देना, तो चक्रवृद्धि अमाउंट निकलेगा। अगर चक्रवृद्धि अमाउंट निकल आया तो उसमें से आप मूलधन को माइनस कर देना, मूलधन ये P रहता ही है, P को माइनस कर देना, तो आपका क्या निकल आएगा? ब्याज निकल आती, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आती। तो इससे आप ये चीज याद रखना है बस आपको कि इससे टोटल अमाउंट निकलता है कि अगर 10 वर्ष का है कोई चीज, 100 रुपए के रेट से है, चक्रवृद्धि ब्याज से चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से चल रहा है, 10 वर्ष का है, तो उसमें आपका जो है ना टोटल पैसा निकल आएगा कि 20 वर्ष बाद कितना होगा। ब्याज बस नहीं निकलेगी 20 वर्ष में ब्याज इतनी निकलेगी, नहीं, पूरा टोटल धन आपका निकल आएगा कि टोटल धन उसका कितना बनेगा। तो इस प्रकार की चीज आप समझ गए। बस फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको याद हो गया, अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आपको कुछ भी नहीं रह जाता इस तरह के प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज में, पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। R वही आपको जो सारी चीजें पहले बताई थी वही है, P यहाँ पर भी मूलधन है जैसे साधारण ब्याज में था, R यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर है, और T यहाँ पर समय है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले ही बताई थी, यहाँ भी बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है। फॉर्मूले को अच्छी तरह से रट लो, लिख लिख के याद करो, पर याद कर लो, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, सारे प्रश्न बना के निकाल देगा, सारे प्रश्न बना के निकाल देगा। A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, A इक्वल्स टू P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो ये फॉर्मूला अगर आप रट लेते हो, फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई सवाल आपका गलत होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से मिला करके MPPSC 2015-2017 में प्रश्न पूछा है, इसलिए बोलता हूं बार बार कि इसको याद कर लो। अब अगर मैं कहूं कि चक्रवृद्धि ब्याज बस आपको फाइंड आउट करनी हो, चक्रवृद्धि ब्याज बस आपको फाइंड आउट करनी हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मैंने लिखा है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला यही है, अमाउंट जो है ये अमाउंट है, ये P है। ठीक है, ठीक है, तो A माइनस P है, तो अगर आपको यहाँ पर लिख दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का वैल्यू ये रखी है P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P, ये रख देंगे आप फॉर्मूले में। तो पहले आपको अगर ये जो भी पूछे आपसे वो यहाँ से फाइंड आउट कर देना, ये कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है, ये कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं, वही है जो कहते हो, बस इससे मूलधन निकाल दोगे तो ब्याज आ जाएगी। इसमें टोटल अमाउंट आता है, मतलब 100 रुपए में अगर मान के चलो 10% ब्याज लग के 20 वर्ष में वो अगर कितना हो जाएगा, जितना भी होगा 2000 1500 1200 जो भी होगा, तो वो टोटल इससे निकलता है। ब्याज की वैल्यू बस नहीं निकलती है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला के निकलता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले में से मूलधन को माइनस कर दो, बस चीजें समझ गए आप। चक्रवृद्धि ब्याज का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और छोटे से कॉन्सेप्ट में अगर आप नहीं जा पाते तो फिर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ से ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो ठीक है साइड लाइन का फॉर्मूला, इसी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए छोटे छोटे कुछ प्रश्न, जैसे मैंने साधारण ब्याज से उठाए थे वैसे यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न उठाऊंगा। छोटे प्रश्नों से ही आपको जो है तो बेस बनता है, और आगे जाके बड़े प्रश्न जब करने होते हैं तो उनके लिए नींव तैयार हो जाती है। तो आइए छोटे प्रश्नों से आपकी शुरुआत कर देता हूं, छोटे प्रश्नों से आपकी शुरुआत कर देता हूं। बहुत छोटे प्रश्न से शुरुआत कर देता हूं आपकी। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है कि
6750 का 6750 का 6750 का 6 सही 2/3 वार्षिक दर से वार्षिक वार्षिक दर से वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें भैया, सब लोग याद करें। सूत्र बता दिया है, सब कुछ दिया हुआ रहता है। हल लिख लें, हल लिख लें, हल लिख लें और हल अच्छे से करें ताकि हल चलाने की नौबत ना आए, ताकि हल चलाने की नौबत ना आए। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। मूलधन बराबर 6750 6750 आर, ये दर बराबर 18 तो 20/3 लिख दूं क्या? 18 तो 20/3। ठीक है, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। और समय दर कितनी दी हुई है? 18 तो 20/3 तो सॉल्व करते बनता है ना आपसे। अगर यहाँ पर 6 सही 2/3 लिखा है, 6 सही 2/3 अगर लिखा है, 6 सही 2/3 अगर लिखा है, 6 सही 2/3 लिखा रहता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है इसमें इसको गुणा करिए। 6 3 18 तो 20/3 हो जाता है। ठीक है, 20/3 को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हो गया। समय आपको दे रहा है, समय आपको दे रखा है, समय आपको कितना दे रखा है? 3 वर्ष का, 3 वर्ष का समय दे के रखा है। अब क्या आपको अमाउंट का फॉर्मूला नहीं पता? आपको अमाउंट का फॉर्मूला मालूम है। ए इज इक्वल्स टू क्या है? पी इंटू 1 + R/100 अपॉन T। तो पी की वैल्यू रख दो 6750। 1 + R की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 20/3 20/3 और 100 तो है, है गुणे में, तो 100 रख दीजिए। इसकी पावर कितनी? इसकी पावर कितनी? 3 वर्ष का समय तो 3। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन करना अब आसान काम हो जाएगा। 6750 गुणे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 1/15 1 + 1/15 पावर 3। ठीक है, 6750 आपको पता ही है। सॉल्यूशन करते आपसे बहुत तेज बनना चाहिए भाई, क्योंकि एमपीपीएससी में 15 धन 1 पावर 3, ये जोड़ते बनता होगा ना एलसीएम लेके। सब बता चुका हूँ पहले भी, बहुत बार, हर बार बताता हूँ। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं दोनों का, यहाँ पर 1 है, 1 और 15 का एलसीएम 15 आता है। 15 में 1 का भाग देंगे, 15 ज्यों का त्यों रहेगा। 15 गुणे 1 होगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 में 15 का भाग तो 1 आ जाएगा। 15 यहाँ पर 1 में 1 का गुणा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 6750 वो आपसे बनता होगा गुणे 16/15 की पावर 3 हो जाता है। ठीक है, फिर से लिख लीजिए 6750 गुणे 16/15 गुणे 16/15 16/15। इसलिए अलग अलग लिख लिया कि काट दें, जो कट सके तो काट दें, बाकी का तो गुणा करना ही है। तो यहाँ पर 5 से काट लो, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 2 5 5 25 0। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 से काट लो, 5 × 15, 3 × 9, 3 × 9, 2 और 5, 3 × 5 15, 3 3 8 24, सॉरी है ना, 3 8 3 × 9, 2 और 5 तो 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, फिर अच्छा 1 0। 5 से काट रहे हैं भाई, 5 से काट रहे हैं। फिर से 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक 5 बचा है ना, तो 5 × 15 और 0 की 0, 230 आ गया। फिर 5 से कट जाएगा तो 5 × 15, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 3 0, तो 5 छक्के 30, 46 आ गया। 6 4 10 होता है, तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पर 16 × 16 × 46 है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जितना भी आएगा, 16 में 16 का होता है तो 256 × 16 है ना। अब यहाँ पर 256 × 16 गुणे आपका यहाँ पर 46 अपॉन 3 × 9 तो 127, जो भी है इसको काट पीट लीजिएगा, आप अपने हिसाब से करते रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर ये गलत कटा है क्या? देखिए 5 से कटा है, 5 × 5 दूनी 10 और 1 5, तो 5 × 15 ठीक कटा है, जो भी है। यहाँ पर आप इसको और ढंग से काट पीट लीजिएगा जो आपको लगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है, जल्दबाजी में करते हैं अपन यहाँ, ताकि आपका समय बच जाए। तो यहाँ पर आप इसको काट पीट लेंगे
तो आपका आंसर यहाँ पर टोटल फाइनल आंसर आपका आएगा, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पर, फाइनल आंसर आपका आता है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ देख के, फाइनल आंसर आपका इस प्रश्न में आ रहा है 8192। कितना आ रहा है, 8192। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8192, 8192। अब ये आपका ब्याज नहीं आया, ये आपका क्या आया, मिश्र धन आया, ये आपका ब्याज नहीं आया। ब्याज क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मिश्र आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। कोई डायरेक्ट अगर फॉर्मूला होता चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तो सीधे ब्याज निकलती, पर आपका यहाँ पर क्या मिलता है, टोटल अमाउंट मिलता है। टोटल अमाउंट अगर मिल गया तो इसमें से आप जो है तो मूलधन को माइनस कर दीजिए तो आपकी क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट में से, यहाँ पर टोटल अमाउंट में से माइनस मूलधन प्रिंसिपल कर दीजिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया। तो आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज हमेशा याद रखनी है, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में आपको याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि मिश्रधन अर्थात आपसे जैसे 6750 का पूछा तो यहाँ पर इसका मिश्रधन मिला के कितना आ गया, 8192 आ गया। ठीक है, 8192 आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 8192 को तो फिर बाकी आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, उसमें 6750 को आप हटा दीजिए तो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो मुझे लगता है चक्रवृद्धि ब्याज की जो शुरुआत की है मैंने, इसका बेसिक आपको बता दिया, मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया कि इसमें ब्याज पर ब्याज लगती है। जैसे 100 रुपए में 10% ब्याज लगी तो 110 हुआ। अब 110 रुपए में 10% ब्याज लगेगी तो 111 हुआ। फिर अब 111 में ब्याज लगेगी तो ये चीजें अमाउंट क्या होगा, चक्रवृद्धि चक्र के फॉर्म में बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला यहाँ से आता है, और चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलता है सबसे पहले। टोटल अमाउंट के लिए फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है, तो A = P अप इंटू 1 + R/100⁻T। ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सवाल बाहर नहीं जाने वाला, और ये फॉर्मूले से आप इसको P माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो मुझे लगता है अभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक समझ में आ गया है। बेसिक समझने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। बस सॉल्यूशन ये आप काट पीट अपने हिसाब से करते रहिएगा कि कैसे क्या कटेगा। मैं आपको सीधे आंसर इसलिए बता देता हूँ, लंबा समय वो लेगा, लंबा समय लेगा। ये आपका काम है कि इसको काट पीट के कैसे हल करके लाना है। आपको आंसर भी बता दिया कि 8192 आएगा। अब 8192 में से इसको घटा दिया जाएगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले। अब चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं पूछता, क्या पूछेगा कि इसी वैल्यू पर, ये वैल्यू पूछ लेगा, इसी वैल्यू पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। आप पीएससी में 2017 और 2015 के प्रश्न देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न बने हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। वैल्यू यही रहती है, मतलब एक ही वैल्यू पर एक ही मूलधन, समय और दर रहेगी। उसका पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, और दोनों का अंतर बताना पड़ेगा। वो आंसर होता है। अब की हालत में वो 11 नंबर के प्रश्न बनेंगे, तो हम उस पर चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।